स्वागत है। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी है। जी हाँ। हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य की। 1526 में बाबर के आने से लेकर 1707 में औरंगजेब के शासनकाल के अंत तक। एक बहुत लंबा और दिलचस्प दौर रहा है ये। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं, मुगल साम्राज्य बाबर से औरंगजेब तक, उसके कुछ अंश हमें इस विशाल और जटिल समय को समझने में मदद करेंगे। हाँ। हमारा मकसद है मुगल साम्राज्य की स्थापना, उसके जो मुख्य शासक रहे, उनके प्रशासन के तरीके, और फिर आखिर में वो चुनौतियां जिन्होंने साम्राज्य को हिला दिया, उनको समझना। बिल्कुल। और ये सोचना भी बड़ा दिलचस्प है कि इतने बड़े, इतनी विविधताओं वाले क्षेत्र पर उन्होंने शासन कैसे किया होगा। हाँ। क्योंकि देखिए, मुगलों ने सिर्फ एक बड़ा साम्राज्य ही नहीं बनाया, उन्होंने प्रशासन और शासन की ऐसी व्यवस्थाएं भी दी जिनका असर आप देखिए उनके जाने के बाद भी रहा। सही कहा। आज भी भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से भाषण देते हैं। वो लाल किला, हाँ, जो मुगल शासकों का निवास था। वही। तो ये उनकी विरासत की गहराई दिखाता है। चलिए इस कहानी को और करीब से समझते हैं। हाँ, तो सबसे पहले ये मुगल थे कौन? कहाँ से आए थे? अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत बताते हैं कि वे दो महान शासक वंशों के वंशज थे। दो वंश? हाँ। माँ की तरफ से देखें तो वे मंगोल शासक चंगेज खां के वंशज थे, जिसने चीन और मध्य एशिया पर राज किया था। चंगेज खां? जी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्हें खुद को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं था। अच्छा, क्यों? वजह थी। एक तो चंगेज खां का नाम लाखों लोगों के नरसंहार से जुड़ा था। दूसरे, उनके जो कॉम्पिटिटर थे उज़्बेक, वो भी मंगोलों से ही जुड़े थे। तो वो खुद को उससे थोड़ा अलग रखना चाहते थे। दूसरी तरफ पिता की ओर से वे ईरान, इराक और आज के तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे, और इस पर उन्हें बहुत गर्व था। तैमूर? हाँ, जिसने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था। बिल्कुल। और यही बात, तैमूर का वंशज होना उनके लिए भारत में अपनी सत्ता जमाने के लिए एक तरह की लेजिटिमेसी या वैधता देता था। समझ गया। तो इसी कह सकते हैं दावेदारी के साथ बाबर ने यहाँ नींव रखी। जी। बाबर सिर्फ 12 साल का था जब उसे फरगना की गद्दी मिली। छोटी सी रियासत थी। सिर्फ 12 साल? हाँ, लेकिन मंगोलों की ही एक दूसरी शाखा उज़्बेकों के हमलों के कारण उसे अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। ओह। कई साल तक वो भटकता रहा। फिर 1504 में उसने काबुल पर कब्जा किया। काबुल पर? और फिर भारत की तरफ नजर गई। हाँ, और फिर आया 1526 का वो साल, पानीपत की पहली लड़ाई। ये भारतीय इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था। पानीपत? इब्राहिम लोधी के खिलाफ। जी हाँ। बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। इसमें सिर्फ उसकी बहादुरी नहीं, बल्कि उसकी सैन्य रणनीति, खासकर तोपों का इस्तेमाल। हाँ, तोपें तो उस समय नई चीज थीं। बिल्कुल, उसने बहुत कुशलता से इस्तेमाल किया। इसका जिक्र वो खुद अपनी आत्मकथा बाबर नामा में भी करता है। ये भारत में मुगल शासन की असल शुरुआत थी। लेकिन सिर्फ पानीपत जीतने से काम नहीं बना होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। चुनौतियां और भी थीं। जैसा स्रोत बताते हैं, 1527 में उसे खानवा में राणा सांगा और दूसरे राजपूत राजाओं की मिलीजुली ताकत का सामना करना पड़ा। राणा सांगा? हाँ, वो एक बड़ी चुनौती थी। बहुत बड़ी। और फिर 1528 में चंदेरी में भी राजपूतों से लड़ना पड़ा। इन जीतों के बाद ही दिल्ली और आगरा पर उसका कंट्रोल पक्का हुआ। तो बाबर ने नींव डाल दी। फिर उसके बाद उसका बेटा हुमायूं आया 1530 में। हाँ, हुमायूं। लेकिन उसका शासनकाल काफी उथल पुथल भरा रहा। इससे पता चलता है कि मुगल सत्ता की जड़ें अभी कितनी नाजुक थीं। क्या मुश्किलें आई उसके सामने? एक तो जैसा बाबर की वसीयत थी, उसने अपने भाइयों में जायदाद बांटी, लेकिन उसका भाई मिर्जा कामरान, वो काफी महत्वाकांक्षी था, उसने हुमायूं के लिए मुश्किलें खड़ी की। यानी घर में ही दिक्कतें थी। बिल्कुल। और बाहर भी अफगान प्रतिद्वंदी शेर खां, जो बाद में शेरशाह सूरी कहलाया। शेरशाह सूरी? हाँ, उसका नाम तो बहुत सुना है। वो एक जबरदस्त चुनौती बनकर उभरा। उसने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में। बहुत बुरी हार थी ये। 2 बार हराया? तो फिर हुमायूं का क्या हुआ? इन हारों के बाद हुमायूं को भारत छोड़कर ईरान भागना पड़ा। ईरान? जी। वहां सफाविद शाह की मदद ली उसने, और फिर कई साल बाद 1555 में दिल्ली पर दोबारा कब्जा किया। अच्छा, वापस आ गया वो? हाँ, वापस तो आया, लेकिन किस्मत देखिए,
अगले ही साल दिल्ली में अपने ही पुस्तकालय दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत हो गई। अरे मतलब कब्जा करने के 1 साल के अंदर ही? हाँ, उसका पूरा शासनकाल ही ऐसा उथल-पुथल वाला रहा। ये दिखाता है कि शुरुआती मुगल साम्राज्य कितना अस्थिर था। हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर, तब तो वो बहुत छोटा था शायद। हाँ, महज 13 साल का, जब 1556 में वो सम्राट बना। हाँ, लेकिन उसका शासनकाल बहुत लंबा चला, करीब 50 साल। और यही वो दौर है जब मुगल साम्राज्य का असली विस्तार हुआ और वो मजबूत बना। 50 साल। तो उसने क्या क्या किया इस दौरान? बहुत कुछ। अकबर का दौर सिर्फ लड़ाई और जीत का ही नहीं था, बल्कि उसने साम्राज्य को एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा भी दिया। उसने रणनीतिक रूप से अहम किले जीते, जैसे 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1579 में रणथंभौर। चित्तौड़ और रणथंभौर, ये तो राजस्थान के बड़े किले हैं। बिल्कुल। फिर पूरब में बिहार, बंगाल और उड़ीसा तक अभियान चलाए। उत्तर पश्चिम में सफाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया, कश्मीर को जोड़ा। मिर्जा हाकिम की मौत के बाद काबुल भी सीधे साम्राज्य में आ गया। मतलब चारों तरफ विस्तार। हाँ, और उसने दक्कन में भी दखल देना शुरू किया। बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्से भी साम्राज्य में मिला लिए। लेकिन क्या सब कुछ ठीक ठाक ही चलता रहा? ज्यादातर वक्त हाँ, लेकिन स्रोत बताते हैं कि उसके शासन के आखिरी सालों में उसके बेटे राजकुमार सलीम, जो बाद में जहांगीर बना, हाँ, वही, उसके विद्रोहों ने थोड़ी अस्थिरता पैदा की। खैर, अकबर के बाद जहांगीर गद्दी पर बैठा और उसने अकबर के सैन्य अभियानों को जारी रखा। जहांगीर के समय में क्या खास हुआ? एक बड़ी बात यह हुई कि मेवाड़ के जो सिसोदिया शासक थे अमर सिंह, जिन्होंने लंबे समय तक मुगलों का विरोध किया था, उन्होंने आखिरकार मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। अच्छा, मेवाड़ ने भी मान लिया? हाँ, लेकिन जहांगीर के समय कुछ नई चुनौतियां भी आईं। सिखों के साथ संबंध बिगड़ने लगे। असम के अहोम शासकों और दक्कन में अहमदनगर के खिलाफ अभियान चले, पर वो पूरी तरह सफल नहीं हुए। ये दौर एक तरह से कह सकते हैं कंसोलिडेशन का था। जो इलाके जीत लिए थे उन पर पकड़ मजबूत करना और नई ताकतों से निपटना। और दरबार की राजनीति का भी जिक्र है शायद, नूरजहां। हाँ बिल्कुल, जहांगीर की पत्नी नूरजहां का दरबार में बहुत ज्यादा प्रभाव बढ़ गया था। वो बहुत शक्तिशाली थी और उन्होंने अपने सौतेले बेटे राजकुमार खुर्रम यानी शाहजहां को हाँ, उसे एक किनारे लगाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। तो फिर खुर्रम ही शाहजहां के नाम से बादशाह बना? जी। शाहजहां के दौर में दक्कन में अभियान चलते रहे। अफगान अमीर खान जहां लोदी ने विद्रोह किया, उसे दबाया गया। अहमदनगर के खिलाफ आखिरकार पूरी सफलता मिली और 1632 में उसे पूरी तरह मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। अहमदनगर का किस्सा खत्म हुआ? हाँ, बुंदेलों को भी हराया और ओरछा पर कब्जा कर लिया, लेकिन उत्तर पश्चिम में एक झटका लगा। क्या हुआ वहाँ? बल्ख पर कब्जा करने का अभियान फेल हो गया और उसका नतीजा ये हुआ कि कंधार, जो बहुत जरूरी था व्यापार और रणनीति के लिहाज से, वो सफाविदों के हाथ में चला गया। ओ, कंधार हाथ से निकल गया? हाँ, ये एक बड़ी नाकामी थी। शाहजहां का जमाना हम सब जानते ही हैं, ताजमहल और दूसरी शानदार इमारतों के लिए मशहूर है। हाँ, वास्तुकला का सुनहरा दौर कहते हैं। बिल्कुल, लेकिन इस शान शौकत और लगातार चलने वाले फौजी अभियानों की कीमत भी थी। शाही खजाने पर बहुत बोझ पड़ा। और फिर उसके शासन के अंत में जो हुआ वो तो मुगल इतिहास का एक बहुत ही दुखद अध्याय है। आप वो उत्तराधिकार की युद्ध की बात कर रही हैं, 1657-58 वाला? हाँ, शाहजहां के बेटों के बीच तख्त के लिए खूनी जंग छिड़ गई। दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब, मुराद सब आपस में भिड़ गए। और जीता कौन? औरंगजेब। वो बहुत क्या कहें निर्दयी साबित हुआ। उसने अपने सबसे बड़े भाई दारा शिकोह समेत 3 भाइयों को मरवा डाला। 3 भाइयों को? जी। और अपने बूढ़े पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया, जहां उनकी बाकी जिंदगी कटी। बाप रे, ये तो बहुत भयानक था। हाँ, इसने साम्राज्य की नींव को कहीं ना कहीं हिला दिया था और आने वाले समय के लिए अच्छे संकेत नहीं थे ये। तो इसी रक्त-रंजित संघर्ष के बाद औरंगजेब ने सत्ता संभाली। उसके समय में कहते हैं साम्राज्य सबसे बड़ा हो गया था। हाँ, भौगोलिक रूप से देखें तो औरंगजेब के शासनकाल में
मुगल साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया था। सबसे ज्यादा विस्तार उसी के समय हुआ। लेकिन विडंबना ये है कि चुनौतियां भी शायद उतनी ही बड़ी थीं, बल्कि ज्यादा ही थीं। अच्छा, किस तरह की चुनौतियां? हर तरफ से। उत्तर पूर्व में अहोमों को 1663 में हराया तो जरूर, पर 1680 के दशक में उन्होंने फिर विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफजई कबीलों और सिखों के खिलाफ अभियानों में भी बस टेम्परेरी सफलता ही मिली। और राजपूतों के साथ क्या हुआ? अकबर के समय तो संबंध ठीक थे। हाँ, लेकिन औरंगजेब के समय मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों ने विद्रोह कर दिया। इसकी वजह उनकी अपनी अंदरूनी राजनीति भी थी और उत्तराधिकार के मामलों में मुगलों का दखल भी। और दक्कन, वो तो हमेशा से एक मुश्किल इलाका रहा। दक्कन तो औरंगजेब के लिए एक तरह से नासूर बन गया। मराठा सरदार शिवाजी महाराज जी, वो एक जबरदस्त चुनौती बनकर उभरे। औरंगजेब ने उनके खिलाफ कई अभियान भेजे। एक बार तो शिवाजी को आगरा बुलाया गया, कैद भी किया गया। हाँ, सुना है वो किस्सा। लेकिन वो भाग निकले थे? हाँ, बड़ी चालाकी से फरार हो गए और फिर से मुगलों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। तो शिवाजी और मराठों ने बहुत परेशान किया मुगलों को। बहुत ज्यादा। उनकी छापामार युद्ध नीति, गोरिल्ला वॉरफेयर जिसे कहते हैं, उसने मुगलों की बड़ी सेनाओं को थका दिया। और बात यही खत्म नहीं हुई। औरंगजेब के अपने बेटे राजकुमार अकबर ने एक और अकबर, हाँ, ये शहजादा अकबर था, उसने अपने पिता औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उसे मराठों और दक्कन की सल्तनतों का साथ भी मिला। अरे, बेटे ने ही बगावत कर दी? जी, हालांकि वो कामयाब नहीं हुआ और उसे भी ईरान भागना पड़ा। लेकिन इस विद्रोह के बाद औरंगजेब ने अपना पूरा ध्यान दक्कन पर लगा दिया। क्या किया उसने दक्कन में? उसने बीजापुर 1685 में और गोलकुंडा 1687 में की जो बची खुची सल्तनतें थी, उन्हें आखिरकार जीतकर सीधे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अच्छा, तो दक्कन की सल्तनतें खत्म हो गई? हाँ, और 1698 से तो औरंगजेब खुद दक्कन में डेरा डालकर बैठ गया और मराठों के खिलाफ अभियानों को लिटरली सुपरवाइज करने लगा। खुद ही चला गया वह? हाँ, लेकिन मराठे तो छापामार लड़ाई लड़ रहे थे, उन्हें पूरी तरह दबाना बहुत मुश्किल साबित हुआ। तो मतलब औरंगजेब के समय उत्तर में सिख, जाट, सतनामी, पूर्व में अहोम, पश्चिम में राजपूत और दक्कन में मराठे, हर तरफ विद्रोह ही विद्रोह। बिल्कुल। उसे लगातार इन विद्रोहों का सामना करना पड़ा। 1707 में जब उसकी मौत हुई तो साम्राज्य भले ही बहुत बड़ा था, लेकिन अंदर से खोखला हो रहा था। और उसकी मौत के बाद फिर वही हुआ, फिर से उत्तराधिकार की लड़ाई। हाँ, फिर से तख्त के लिए शहजादों में जंग छिड़ गई। तो औरंगजेब का जो इतना लंबा शासनकाल था, हाँ, एक तरह से विरोधाभासी लगता है। साम्राज्य सबसे बड़ा पर सबसे ज्यादा बेचैन भी। लगातार लड़ाइयां, खासकर दक्कन की लड़ाई जो कभी खत्म ही नहीं हुई, उसने शाही खजाने को बिल्कुल खाली कर दिया था। और उसकी कुछ नीतियां, जैसे कुछ मंदिरों को तोड़ना या जजिया फिर से लगाने के आदेश, हालांकि स्रोत इसका सीधा जिक्र नहीं करते, पर विद्रोहों से अंदाजा लगता है। और सत्ता को पूरी तरह अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश, इन सब ने कई गुटों को नाराज कर दिया। तो यहीं से पतन के संकेत मिलने लगे थे? हाँ, यहीं से साम्राज्य के टूटने के, विखंडन के साफ संकेत दिखने लगे थे, जिसकी बात हम आगे करेंगे। चलिए अब थोड़ा मुगल प्रशासन और समाज की जो व्यवस्था थी उस पर नजर डालते हैं। एक सवाल जो बार बार दिमाग में आता है वो उत्तराधिकार का ही है। हमने देखा बाबर के बाद से लेकर औरंगजेब के बाद तक हर बार तख्त के लिए लड़ाई हुई। क्या कोई नियम नहीं था? यही तो खास बात है। मुगल जो थे वो ज्येष्ठाधिकार, यानी कि सबसे बड़े बेटे को ही गद्दी मिलेगी, इस नियम को नहीं मानते थे। अच्छा, तो फिर क्या तरीका था? वो तैमूरी परंपरा को मानते थे, जिसे सहदायाद या को-पार्सनरी कहते हैं। अच्छा, इसका मतलब था कि विरासत का बंटवारा सभी बेटों में कर दिया जाए। सभी बेटों में? सुनने में तो ठीक लगता है ये। सुनने में शायद लगे, लेकिन इसका नतीजा ये होता था कि लगभग हर पीढ़ी में शहजादों के बीच तख्त के लिए भयानक खून खराबा होता था। विद्रोह और लड़ाइयां आम बात थीं। हाँ, जैसा हमने शाहजहां के बेटों के बीच देखा। बिल्कुल। और फिर औरंगजेब की मौत के बाद भी इन लड़ाइयों से न सिर्फ जाने जाती थी, बल्कि साम्राज्य में बहुत अस्थिरता पैदा होती थी। और जो बाकी हिंदुस्तान के राजा महाराजा थे, उनके साथ मुगलों के रिश्ते कैसे थे? सबने तो आसानी से हार नहीं मानी होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुगलों ने उन शासकों के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जिन्होंने उनकी सत्ता मानने से इनकार किया। लेकिन जैसे जैसे मुगल ताकतवर होते गए, कई शासकों ने, खासकर राजपूतों ने, अपनी मर्जी से उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। अपनी मर्जी से? हाँ, और कई राजपूत घरानों ने तो अपनी बेटियों की शादी
मुगल खानदान में की। इसके बदले में उन्हें मुगल प्रशासन में ऊंचे पद और इज्जत मिली। अच्छा, ये वैवाहिक संबंध भी थे। लेकिन क्या सभी राजपूत मान गए थे, जैसे मेवाड़ का जिक्र आया था? हाँ, मेवाड़ के जो सिसोदिया राजपूत थे उन्होंने बहुत लंबे समय तक मुगलों का मुकाबला किया। वो झुके नहीं आसानी से, लेकिन जब वो हारे तो मुगलों ने उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। मतलब उन्हें अपमानित नहीं किया, बल्कि उनकी जमीनें, उनकी जागीरें, जिन्हें वतन जागीर कहते थे, वो उन्हें सम्मान के साथ लौटा दी। अच्छा, हराने के बाद भी इज्जत दी। हाँ, ये हराओ पर जलील मत कर वाली नीति मुगलों की कामयाबी का एक बड़ा राज थी। इससे वो स्थानीय राजाओं और सरदारों पर अपना असर बना पाए। लेकिन ये संतुलन बनाना हमेशा आसान नहीं था। हाँ, जैसे औरंगजेब के समय मारवाड़ में हुआ। बिल्कुल, वो संतुलन बिगड़ गया था। अब आते हैं उस सिस्टम पर जिसने इतने बड़े साम्राज्य को चलाने में मदद की होगी, मनसबदार और जागीरदार। ये कौन लोग थे, क्या सिस्टम था ये? देखिए, मुगल साम्राज्य की असली ताकत सिर्फ फौज में नहीं थी, बल्कि उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, मनसबदारी, वो कमाल की थी। ये असल में वो धागा था जिसने पूरे साम्राज्य को एक साथ पिरो रखा था। मनसबदारी? हाँ, जैसे जैसे साम्राज्य फैलता गया, मुगलों ने अपने प्रशासन में अलग अलग इलाकों और समाज के लोगों को शामिल करना शुरू किया। शुरू में तो ज्यादातर तुर्की यानी तुरानी अमीर थे, पर धीरे धीरे ईरानी, भारतीय मुसलमान, अफगान, राजपूत, मराठे और भी कई समूहों के लोग उनकी सेवा में आने लगे। इन्हीं अधिकारियों को मनसबदार कहा जाता था। तो ये मनसब क्या चीज थी? मनसब का मतलब था एक पद या सरकारी हैसियत, स्टेटस। ये एक तरह की रैंकिंग थी। इससे तय होता था कि दरबार में उस अधिकारी का क्या रुतबा है, उसे कितना वेतन मिलेगा और उसे कितनी फौज रखनी होगी, मतलब कितने घुड़सवार सैनिक। अच्छा, रैंक के हिसाब से वेतन और फौज। जी। और वेतन जो था वो ज्यादातर नकद नहीं मिलता था। तो कैसे मिलता था? उन्हें राजस्व यानी टैक्स वसूलने का अधिकार वाली जमीन दे दी जाती थी। इसी जमीन को जागीर कहते थे। जागीर? तो क्या वो जमीन उनकी अपनी हो जाती थी? नहीं, ये बहुत जरूरी बात है। जागीर मनसबदार की निजी संपत्ति नहीं होती थी और न ही वो वहां रहता था, वो तो कहीं और नौकरी कर रहा होता था। जागीर से टैक्स उसके कर्मचारी वसूलते थे। ओह, मतलब जागीर से सिर्फ तनख्वाह वसूलने का हक था? हाँ, बिल्कुल। ये पूरी मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था मुगल प्रशासन और सेना की रीढ़ की हड्डी थी। इसने अलग अलग ताकतों को साम्राज्य से जोड़ने का काम किया। और इतना बड़ा प्रशासन, इतनी बड़ी सेना, इसके लिए पैसा कहाँ से आता था? आमदनी का मुख्य जरिया क्या था? पैसा? वो तो किसानों से ही आता था। मुगलों की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया किसानों की उपज पर लगने वाला टैक्स यानी मालगुजारी या राजस्व था। किसान सीधे बादशाह को टैक्स देते थे? नहीं, ज्यादातर जगहों पर ऐसा नहीं था। किसान ये टैक्स गांव के मुखिया या इलाके के सरदार के जरिए देते थे। मुगल इन सभी बिचौलियों के लिए, चाहे वो गांव का छोटा मुखिया हो या बड़ा जमींदार, एक ही शब्द इस्तेमाल करते थे, जमींदार। जमींदार। तो ये जमींदार टैक्स इकट्ठा करके सरकार को देते थे? हाँ, यही उनका काम था। क्या टैक्स तय करने का कोई सिस्टम था या अंदाजे से होता था? नहीं, अंदाजे से नहीं। अकबर के जमाने में उसके बहुत काबिल राजस्व मंत्री थे टोडरमल। राजा टोडरमल? हाँ, नाम सुना है। उन्होंने एक बहुत व्यवस्थित तरीका निकाला। 1570 से 1580 मतलब 10 साल तक उन्होंने जमीन की पैमाइश करवाई कि जमीन पर कितनी पैदावार होती है, वहाँ क्या कीमतें हैं, इन सब का बहुत बारीकी से सर्वे करवाया। 10 साल तक सर्वे? बाप रे। हाँ, और इसी सर्वे के आधार पर हर फसल के लिए नकद में टैक्स की दर तय की गई। कैश में? कैश में, अनाज में नहीं? हाँ, नकद में। हर सूबे को यानी प्रांत को राजस्व के हिसाब से सर्कलों में बांटा गया और हर सर्कल में हर फसल के लिए टैक्स की रेट लिस्ट अलग अलग थी। टैक्स तय करने के इसी सिस्टम को जब्त कहा जाता था। जब्त? तो क्या ये जब्त सिस्टम पूरे साम्राज्य में लागू था? नहीं, ये वहीं चल पाया जहां मुगल अफसर जमीन को ठीक से नाप सकते थे और उसका हिसाब किताब रख सकते थे। जैसे गुजरात और बंगाल जैसे दूर के सूबों में ये सिस्टम लागू करना मुश्किल था। अच्छा। और एक बात और, कुछ इलाकों में जमींदार इतने ताकतवर थे हाँ। कि अगर मुगल अफसर ज्यादा ज्यादती करते थे तो विद्रोह कर देते थे, बगावत कर देते थे। जमींदार खुद बगावत करते थे? हाँ, और कभी कभी तो उसी जाति के किसान भी जमींदारों के साथ मिल जाते थे। और 17वीं सदी के आखिर तक
आते आते ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य की स्थिरता के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। तो मतलब राजस्व व्यवस्था में भी तनाव था। अच्छा, अकबर की बात चल रही थी तो उनकी कुछ और नीतियां भी थीं जो बहुत अहम मानी जाती हैं, जैसे प्रशासन और वो सुलह कुल। हाँ बिल्कुल, प्रशासन का जो मुख्य ढांचा था वो अकबर ने ही तय किया था। इसका पूरा ब्यौरा अबुल फजल की किताब अकबरनामा, खासकर उसके तीसरे हिस्से आईने अकबरी में मिलता है। आईने अकबरी। जी, पूरा साम्राज्य सूबों यानी प्रांतों में बटा हुआ था। सूबे का मुखिया सूबेदार कहलाता था, जो वहां का पॉलिटिकल और मिलिट्री दोनों हेड होता था। सूबेदार? हर सूबे में एक फाइनेंस ऑफिसर भी होता था, दीवान, और सूबेदार की मदद के लिए कई और अफसर होते थे, जैसे बख्शी जो सेना का वेतन वगैरह देखता था, सद्र धार्मिक मामलों का मंत्री, फौजदार सेना नायक, कोतवाल शहर का पुलिस चीफ। एक पूरा सिस्टम था। काफी व्यवस्थित लगता है ये। हाँ, और अकबर के जो अमीर थे, नोबल्स, उनके पास बड़ी बड़ी सेनाएं होती थीं और वो बहुत पैसा खर्च करते थे। जब तक ये अमीर बादशाह के वफादार रहे, साम्राज्य ठीक चलता रहा। लेकिन 17वीं सदी के अंत तक क्या हुआ तब? कई अमीर अपने निजी फायदे के लिए ज्यादा सोचने लगे और स्वतंत्र होने की कोशिश करने लगे। अच्छा, और वो अकबर की धार्मिक नीति सुलह-ए-कुल, वो क्या थी? हाँ, सुलह-ए-कुल ये अकबर की एक बहुत ही, कह सकते हैं, दूरदर्शी सोच थी। 1570 के दशक में उसने फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना बनवाया था। इबादत खाना मतलब पूजा घर? हाँ, एक तरह का डिस्कशन हॉल। वहाँ वो अलग अलग धर्मों के विद्वानों को बुलाता था, मुस्लिम उलेमा, हिंदू ब्राह्मण, ईसाई जेसुइट पादरी, पारसी जरत खुश्री, सबके साथ धर्म और दर्शन पर चर्चा करता था। सभी धर्मों के लोगों के साथ? जी, और इन चर्चाओं से उसे एक बात समझ आई। क्या? कि जो विद्वान अपने धर्म की कट्टर बातों पर ज्यादा जोर देते हैं, वो अक्सर समाज में बंटवारा और झगड़ा पैदा करते हैं। ये तो बड़ी गहरी बात समझी उसने। हाँ, और इसी अनुभव से वो सुलह कुल के विचार तक पहुंचा, जिसका मतलब था सबके लिए शांति या एब्सोल्यूट टॉलरेंस, पूर्ण सहिष्णुता। सबके लिए शांति? हाँ। तो इसका मतलब क्या था शासन में? इसका मतलब था एक ऐसी राज व्यवस्था बनाना जो अलग अलग धर्मों और आस्थाओं में भेदभाव न करे, जो सिर्फ कट्टरता पर नहीं बल्कि सच्चाई, न्याय और शांति जैसे नैतिक मूल्यों पर आधारित हो। अबुल फजल ने इस सोच को एक सरकारी नीति बनाने में अकबर की बहुत मदद की। तो ये सिर्फ एक किताबी बात नहीं थी? नहीं, ये सिर्फ आदर्शवाद नहीं था। ये एक बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक साम्राज्य को चलाने की एक प्रैक्टिकल जरूरत भी थी, और इसने साम्राज्य को स्थिरता देने में बहुत मदद की। जहांगीर और शाहजहां ने भी ज्यादातर इसी नीति को जारी रखा। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन 17वीं सदी के अंत तक आते आते, जैसा आपने कहा, हालात बदल रहे थे। अर्थव्यवस्था और समाज में क्या हो रहा था? कुछ विदेशी यात्री तो लिखते हैं कि भारत बहुत अमीर देश था। हाँ, ये बात सही है। कई विदेशी यात्रियों ने मुगल भारत के दौलत और शान शौकत का बहुत जिक्र किया है, किस्से कहानियों जैसा बताते हैं। लेकिन वही यात्री यहाँ की गरीबी देखकर हैरान भी होते थे। सामाजिक असमानता, मतलब अमीर और गरीब के बीच का फर्क बहुत ज्यादा था, साफ दिखता था। ऐसा क्यों था? देखिए, जो मनसबदार और दूसरे अमीर लोग थे, उनकी आमदनी बहुत ज्यादा थी। वो इसका बड़ा हिस्सा अपनी शान और शौकत, बड़ी बड़ी हवेलियों, कीमती सामानों और अपनी सेनाओं पर खर्च करते थे। इस खर्च से कारीगरों और किसानों को काम तो मिलता था, क्योंकि वही लोग सामान बनाते थे या अनाज उगाते थे। लेकिन किसानों पर टैक्स का बोझ भी तो था, बहुत ज्यादा। राजस्व का बोझ इतना ज्यादा था कि छोटे किसान और कारीगर जो भी कमाते थे, उसका ज्यादातर हिस्सा टैक्स में ही चला जाता था। उनके पास अपनी हालत सुधारने या खेतीबाड़ी में दोबारा पैसा लगाने के लिए बहुत कम बचता था। गरीब लोग तो मुश्किल से पेट भर पाते थे। तो फिर फायदा किसको हो रहा था इस सिस्टम से? फायदा हो रहा था जो पहले से अमीर थे, बड़े किसान, कारीगरों के समूह, बड़े व्यापारी, साहूकार, महाजन। 17वीं सदी के आखिर तक मुगल दरबार के जो अमीर थे, वो बहुत ज्यादा अमीर और ताकतवर हो गए थे। तो ये जो आर्थिक असमानता थी, हाँ, ये बढ़ता हुआ आर्थिक असंतुलन और जो पैदा करने वाला तबका था, किसान, कारीगर, उस पर भारी दबाव, ये भी वो कारण थे जिन्होंने आगे चलकर साम्राज्य को कमजोर किया। केंद्रीय सत्ता के खिलाफ जो विद्रोह हुए, उनमें इन आर्थिक कारणों की भी भूमिका थी। और यही सब चीजें हमें आखिरकार साम्राज्य के पतन और विखंडन की तरफ ले जाती हैं।
इतना बड़ा, इतना शक्तिशाली साम्राज्य आखिर बिखरने क्यों लगा? देखिए, कोई एक कारण नहीं था, कई चीजें एक साथ हो रही थीं। जैसा हमने अभी बात की, औरंगजेब के समय तक आते आते जो प्रशासनिक ढांचा था वो चरमराने लगा था, खासकर वो जागीरदारी व्यवस्था। हाँ, जागीरदारी संकट की बात सुनिए, वो क्या था ठीक से? उसमें कई समस्याएं आ गई थीं। एक तो मनसबदारों की संख्या बहुत बढ़ गई थी, लेकिन उतनी जागीरें यानी जमीनें उपलब्ध नहीं थीं। मतलब जागीर पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था, और जिन्हें जागीर मिल भी जाती थी उनसे होने वाली असल आमदनी अक्सर उनके तय वेतन से कम होती थी। आईने अकबरी में जो आमदनी लिखी थी वो असल में नहीं मिलती थी। तो फिर मनसबदार क्या करते थे? वो कोशिश करते थे कि जितने समय के लिए उनके पास जागीर है उतने में ही ज्यादा से ज्यादा राजस्व निचोड़ लें। इससे किसानों पर जुल्म बढ़ता गया, उनकी हालत और खराब होती गई। तो ये पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा गया था। हाँ, ये संकट गहराता जा रहा था, और औरंगजेब अपने शासन के आखिरी सालों में इन चीजों पर काबू नहीं रख पाया। उसकी मौत के बाद तो स्थिति और बिगड़ गई। कैसे? दिल्ली में बादशाह की ताकत कमजोर पड़ गई। नतीजा ये हुआ कि अलग अलग सूबों में जो सूबेदार और बड़े अफसर थे वो धीरे धीरे खुद ही मालिक बनने लगे। मतलब वो आजाद होने लगे। हाँ, उन्होंने अपने अपने इलाकों में अपनी ताकत बढ़ा ली। जैसे हैदराबाद और अवध जैसे सूबों में नए राजवंशों की ही शुरुआत हो गई। उन्होंने वहां अपना पूरा कंट्रोल जमा लिया। लेकिन क्या वो खुद को बादशाह कहते थे? नहीं, नाम के लिए वो अब भी दिल्ली के मुगल बादशाह को ही अपना स्वामी मानते थे, लेकिन असलियत में वो अपने सूबे के स्वतंत्र शासक बन चुके थे। 18वीं सदी तक साम्राज्य के कई हिस्से अपनी अलग राजनीतिक पहचान बना चुके थे। तो एक तरह से साम्राज्य अंदर से ही टूट रहा था। बिल्कुल। प्रशासनिक कमजोरियां जैसे ये जागीरदारी संकट, किसानों पर बढ़ता आर्थिक बोझ, अमीरों की बढ़ती ताकत और अपने स्वार्थ, और फिर लगातार चलने वाले विद्रोह, इन सब ने मिलकर मुगल साम्राज्य के केंद्रीय ढांचे को बिल्कुल खोखला कर दिया था। और इसी वजह से क्षेत्रीय ताकतें उभरकर सामने आई। जी हाँ, इसी खालीपन को भरने के लिए मराठे, सिख, जाट और दूसरे क्षेत्रीय समूह ज्यादा शक्तिशाली होते गए, और विशाल मुगल साम्राज्य धीरे धीरे बिखर गया। तो ये थी मुगल साम्राज्य की कहानी। बाबर की वो पहली जीत से शुरू होकर औरंगजेब के विशाल लेकिन अंदर से कमजोर हो चुके साम्राज्य के अंत तक का एक लंबा सफर। हाँ, हमने देखा कि कैसे ये साम्राज्य बना, कैसे उसका प्रशासन चला, कैसे उसने अलग अलग संस्कृतियों को एक हद तक साथ लाने की कोशिश की जी। लेकिन साथ ही ये भी देखा कि कैसे अंदरूनी झगड़े, प्रशासनिक दिक्कतें, आर्थिक दबाव, इन सब ने मिलकर आखिरकार उसके टूटने का रास्ता बना दिया। और इसका असर भारतीय इतिहास और समाज पर बहुत गहरा पड़ा है। बिल्कुल। आज भी हम उसे महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल। एक बात जो इन स्रोतों से बार बार उभर कर आती है वो ये है कि भारत जैसे इतने बड़े और विविध देश पर शासन करने के लिए एक बहुत नाजुक संतुलन की जरूरत थी। नाजुक संतुलन कैसा? जैसे दुश्मनों को हराओ पर उन्हें जलील मत करो ताकि वो हमेशा के लिए दुश्मन ना बन जाएं। अलग अलग धर्मों, जातियों, इलाकों के लोगों को प्रशासन में शामिल करो, उनके हितों का भी ध्यान रखो। अकबर की वो सुलह कुल की नीति इसी संतुलन को साधने का एक प्रयास थी। शायद यहाँ हमारे लिए सोचने वाली बात यह है कि किसी भी बड़े विविध समाज या देश के लिए इस तरह का संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी होता है, और अगर ये संतुलन बिगड़ जाए या उसे बनाने में चूक हो जाए तो उसके क्या नतीजे हो सकते हैं। हाँ, ये सवाल तो आज भी उतना ही मौजू है जितना मुगलों के जमाने में था। बिल्कुल। इतिहास हमें सिर्फ बीती हुई कहानियां नहीं सुनाता, वो हमें आज के बारे में सोचने की एक दृष्टि भी देता है।